प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 11 को कर रहे हैं। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज का हमारा जो पाठ है वो है दिल्ली के सुल्तान। आइए जानते इसके बारे में। प्यारे बच्चों, ये कुछ मस्जिद दी गई हैं, इनके बारे में हम लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में क्या कहते थे? बंदगाह कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। प्यारे बच्चों, जो दिल्ली के जो शुरू में जो सुल्तान थे, जैसे इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। अर्थात गुलामों को रखना, अपने करीब रखना पसंद करते थे। और इन गुलामों को हम फारसी में क्या कहते हैं? बंदगाह कहते हैं। और ये सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे। अब आते हैं खलजी। अलाउद्दीन खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। प्यारे बच्चों, जो अलाउद्दीन खलजी था और मोहम्मद बिन तुगलक था, वो भी जो है ये जो गुलाम थे, जिनको हम जो है फारसी में बंदगाह कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे, वो भी गुलामों का। और साथ साथ क्या करते थे, उनके आश्रित जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी ऊंचे पदों पर बैठाते थे और ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद देते थे। कौन? खलजी और तुगलक। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति क्या रहते थे? वफादार रहते थे। अर्थात ये था, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। भाई, जो गुलाम बनाते थे या वो जिनके आश्रित होते थे, वो उनके प्रति तो वफादार रहते थे, किंतु उनके बाद जो दूसरे राजा लोग आते थे, जो उनके उत्तराधिकारी आते थे, उनके प्रति वफादारी नहीं बरतते थे। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए व्यापारों में क्या टकरार शुरू हो जाती थी। प्यारे बच्चों, जब कोई दूसरा सुल्तान आता था तो अपने अधिकारी खुद नियुक्त करता था वो, तो जो पुराने और नए थे उनमें क्या आपस में टकराहट शुरू हो जाती थी। अब सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जो अलाउद्दीन खलजी था और मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने भी जो है जो सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में जो है नियुक्त कर देते हैं। और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। जो इलाके थे वो इलाकों को आंकों उनको इक्ता कहते थे। और इन्हें संभालने वाले जो लोग थे, या तो उनको कहते हैं इक्तादार या फिर मुफ्ती। अर्थात जो अलाउद्दीन खलजी है और तुगलक है, वो सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त कर देते हैं और इन इलाकों को हम कहते हैं इक्ता, और इक्तों को जो संभालते थे उनको कहते थे इक्तादार। अब जो इक्तादार को मुफ्ती भी कहते हैं। तो मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले के रूप में मुफ्ती अपने इलाके से क्या करते थे? राजस्व वसूली भी किया करते थे। जो मुफ्ती लोग थे, जिनको हम इक्तादार भी कहते हैं, इनका काम था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। सैनिक सेवाओं के बदले, वेतन के बदले में मुफ्ती अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। भाई, सैनिकों को वेतन देना है, इसलिए राजस्व वसूली भी करते थे। और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही अपने सैनिकों को क्या देते थे? वेतन, मतलब तनख्वाह देते थे। अच्छा, मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए मिले। अर्थात भाई, उनको काबू भी रखना जरूरी था। तो उसको क्या करते थे कि वंश परंपरा, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को उनको इक्ता न मिले, इसलिए उनको थोड़े समय के लिए दिया जाता था।
और जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था, भाई दूसरी जगह भेज देते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के लिए जो है कठोर नियमों का सख्ती से पालन किया जाता था। किनके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आगे समझ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में लिया। इनकी एक खास बात थी अलाउद्दीन खिलजी की। पहले क्या थे, जो राजस्व इकट्ठे करते थे वो क्षेत्रीय लोग, सामंत लोग करते थे। इन्होंने क्या किया कि जो भू राजस्व का निर्धारण करना कि कौन निर्धारित करेगा, और वसूली का कार्य राज्य अपने नियंत्रण में लिया। मतलब खुद राजा ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली ये चीज़ें कि भाई निर्धारित भी मैं ही करूँगा और हमारे ही लोग वसूली का कार्य करेंगे। पहले कौन करता था? स्थानीय सामंत लोग करते थे। तो ये इनके शासनकाल की अच्छी बात थी, उन्होंने अपने अंडर में ये सारी चीज़ें ले ली। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया एवं उन्हें कर देने के लिए बाध्य कर दिया। और जो सामंत कर लेते थे पहले, उन्हीं को कर देने के लिए बाध्य किया, भाई आप भी कर दोगे। और उस समय 3 तरह के कर लिए जाते थे। वे थे कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। अर्थात तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कृषि के ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कर लिया जाता था उसे हम कहते थे खराज। क्या कहते थे? खराज। और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मतलब मान लो किसान ने 50,000 की पैदावार की तो 25,000 तो ये ले लेते थे राजा लोग। बचता क्या था किसान के पास? कुछ नहीं। मवेशियों पर, जो मवेशी वगैरह पालते थे उन पर, और घरों पर भी कर लगता था। जैसे आजकल भी लगता है कई जगह हाउस टैक्स, ठीक है ना, तो वैसे ही घरों पर भी पहले कर लगाया जाता था। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब हम ये जो मस्जिदें दी हैं, जैसे जामा मस्जिद है, बेगमपुरी मस्जिद है, मोठ मस्जिद है, जमाली कमाली मस्जिद है, इनके बारे में जानेंगे। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, दिल्ली में स्थित है। बेगमपुरी मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है और बहुत पुरानी हो चुकी है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। मोठ मस्जिद है। मोठ एक दाल होती है, ठीक है ना, मोठ। तो इस एरिया में क्या था कि जो मोठ की दाल बहुत ज़्यादा होती थी, और उस दाल को बेच करके जो वहाँ इनकम हुई, उसी इनकम से आय से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम मोठ की मस्जिद पड़ गया। जमाली कमाली मस्जिद, जमाली और कमाली नाम के 2 मौलवी थे, और उनकी जो कब्र है वो इकट्ठी एक साथ इसी मस्जिद में बनाई गई है, इसलिए इसका नाम जमाली कमाली मस्जिद पड़ गया। दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आइए जानते हैं जामा मस्जिद के बारे में। जामा मस्जिद जो है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, और जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। कब करवाया? 1650 में। और इसे बनने में कितना समय लगा? 6 वर्ष का समय लगा, अर्थात 1656 में ये पूरी हुई। शैली क्या है इसकी? इस्लामिक शैली है, और कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दूसरा है बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये भी दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण लगभग 1350 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। प्रश्न, ये मोठ मस्जिद, मोठ की मस्जिद का वस्तुतः अर्थ होता है दाल मस्जिद। मोठ एक प्रकार की दाल होती है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, दाल मस्जिद। इसे 1505 में वजीर मियाँ भुइया, अर्थात ये नाम है, वजीर मियाँ भुइया ने बनवाया था। और ये कौन थे? ये थे सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल में प्रधानमंत्री। जो सिकंदर लोदी था उसके शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस क्षेत्र और में दाल की खेती अधिक होती थी,
अर्थात जो मोठ की दाल है ना, उसकी खेती अधिक होती थी और उसी दाल की आय से इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मोठ की मस्जिद पड़ गया। ठीक है। अब हम अगला, जमाली कमाली मस्जिद। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो मस्जिद है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जहाँ पर कुतुब मीनार भी है, और इसका निर्माण 1528 के आसपास किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। और हजरत जमाली और कमाली दो मौलवी थे। ठीक है। दोनों यहीं पर रहते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। 1536 में मौलाना जमाली की मृत्यु के बाद उसे इसके आंगन में दफनाया गया। 1536 में मौलाना जमाली की मृत्यु हो गई और उसे वहीं पर दफना दिया गया। बाद में उसकी मित्र की मृत्यु हुई तो उसे भी उसके पास ही दफनाया गया, और दोनों की कब्र एक साथ होने के कारण इसे जमाली कमाली मस्जिद भी कहा जाता है। कुछ दंत श्रुति भी चलती इसके बारे में, दंत कथा, कि यहाँ पर वो जो आज भी जो है नमाज करने की रात में आवाज़ें आती रहती हैं, यहाँ पे दिन में तो जाने की अनुमति है किंतु रात में जाने नहीं दिया जाता, ऐसा सुनने को मिलता है। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता। प्रश्न, अब हमारे अभ्यास के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, यदि आप सल्तनत के इक्तादार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने होते। प्यारे बच्चों, इक्तादार अर्थात मुक्ति, अब मुक्ति का जो फर्ज था वो था सैनिक अभियानों को नेतृत्व करना। तो यदि आप होते तो आपका भी पहला कर्तव्य क्या होता, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, जो इक्ता मतलब जो इलाके थे उन इलाकों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना आपका प्रमुख कार्य होता। राजस्व की वसूली करना और जो पैसा आया उससे सैनिकों को तनख्वाह देना, ये सब आपके कार्य होते। प्रश्न नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर प्रणाली की विशेषताएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे खास बात यह थी कि भू राजस्व का निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, अर्थात राजा ने खुद अपने अंडर में ले ली सारी चीज़ें कि मैं ही निर्धारित करूंगा और मेरी लोग वसूली करेंगे। और सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, जो स्थानीय सामंत लोग थे जो कर लगाते थे उनसे वो अधिकार छीन लिया गया और उनको भी कर देने के लिए विवश किया गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।